स्टूडेंट्स, देखिए आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल चल रहे थे, उसमें आज लगभग हो जाएंगे और जो भी आपके नहीं होंगे वो आपको पूछना भी है। आज आपको न्यूमेरिकल नंबर बता रहे हैं 32, ठीक है। आपकी जो बुक है, ठीक है, एक्टिव फिजिक्स, उसका चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल जो है 32 है आपका, जिसमें लिखा हुआ है कि 4.8 × 10⁻⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कण पर 2.4 × 10⁻⁻16 कूलाम का आवेश है। कह रहा है यह कण दो समांतर प्लेटों के बीच में विरामावस्था में लटका हुआ है। ये कोई कण है जिसका द्रव्यमान इतना है और आवेश इतना है, और ये कण दो समांतर प्लेटों के बीच विरामावस्था में लटका है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो कह रहा है प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। आपसे पूछा गया है प्लेटों के बीच, अब इसमें से मान लीजिए प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, तो हो सकता है ये कण निगेटिव है। अगर ऐसे प्लेटों की स्थिति है तो कण निगेटिव चार्ज वाला है, तो इस पर QE बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, Mg नीचे लगेगा। और यदि ये नीचे वाली प्लेट प्लस ले लें, ये माइनस ले लें, तो Mg नीचे रहेगा, QE ऊपर रहेगा, तो तुम्हारा कण जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। तो बशर्ते यहाँ पर ये प्लेटों की स्थिति किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कण पर लगने वाला जो बल होगा QE हमेशा ऊपर लगेगा, Mg हमेशा नीचे लगेगा। प्लस प्लेट माइनस प्लेट से इतना रहेगा, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, जो यहाँ पर ऋणावेशित कण ही होगा। और अगर माइनस प्लेट ऊपर लिए प्लस प्लेट नीचे लिए तो पॉजिटिव कण होगा, ठीक। तो आपसे प्लेटों के बीच का विभवांतर पूछा गया, तो आपने वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की शर्त पढ़ी है QE बराबर Mg, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की शर्त है QE बराबर Mg, और QE आप लोगों ने पढ़ा होता विभवांतर बटे दूरी। ये प्लेटों के बीच का विभवांतर V है और डिस्टेंस D है, तो QV/D इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Mg। यहाँ से Q का मान रख लेंगे, D का मान रख लेंगे, M का मान रख लेंगे, G का मान रख लेंगे, तो हमारा विभवांतर कैलकुलेट हो जाएगा। क्या निकल कर आएगा, ध्यान दीजिए। Q का मान कितना है, 2.4 × 10⁻⁻16 V पूछा गया, और D का मान है 1 × 10⁻−2 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो आपका कण का द्रव्यमान है वो 4.8 × 10⁻−12 है, और G का मान 10 है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा दो बार कट जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, पावर कितनी बचेंगी, 10⁻−14, यहाँ पर -12, तो इधर -2 बचेंगी, -2 उधर जाएंगी, तो V इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 बटे 10⁻−2, तो 2 × 10⁻3 वोल्ट का इन प्लेटों के बीच में विभवांतर निकलेगा। तो इस प्रकार अगर आपसे प्लेटों के बीच का विभवांतर पूछा है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता था, कभी कभी विभवांतर दिया होता है तो आपसे चार्ज पूछता है, दूरी दी होती है, द्रव्यमान दिया रहेगा, G का मान होगा, तो चार्ज पूछेगा, ठीक, तो चार्ज आप निकाल लेंगे। और ऐसा भी कभी कभी कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो आप चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे, और चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद Q बराबर Ne लगा दिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल है 33, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर दिया है, बीच की डिस्टेंस दी हुई है, और कण का द्रव्यमान है, और एक ऋणावेशित कण है, ठीक है। ऋणावेशित कण वो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बताओ, तो E बराबर V/D लगा के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। फिर कह रहा है इस कण पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कैसे ज्ञात करेंगे, आप चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, चार्ज को निकालने के बाद Q बराबर Ne करेंगे, और Ne से आपका निकल आएगा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। कभी कभी हो सकता है धनावेशित कण रहेगा तो उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और यदि ऋणावेशित कण रहेगा तो
Q बराबर Ne से निकालेंगे तो N इलेक्ट्रॉनों की अधिकता निकल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपके इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि एक धनावेशित तेल की बूंद है। ठीक है, एक धनावेशित तेल की बूंद, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 35 है। इस बार बूंद जो है धनावेशित है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखो, किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कह रहा है एक धनावेशित तेल की बूंद 1 सेंटीमीटर दूर, 2 प्लेटें हैं और बूंद धनावेशित है। कह रहा है क्वेश्चन में धनावेशित, तो धनावेशित बूंद होगी कि हमने बताया आपको QE हमेशा ऊपर लगेगा और ये किधर लगेगा Mg, तो QE कब ऊपर लगेगा, जब नीचे वाली प्लेट प्लस हो ऊपर वाली माइनस हो। ठीक है, तो QE बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसमें लगेगा और इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि बूंद पर इतने कूलम आवेश हो, बूंद पर आवेश की मात्रा दी है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा 9.6 × 10⁻⁻10 कूलम, और बूंद का द्रव्यमान दिया है 10⁻⁻14 किलोग्राम। ठीक है, तो कह रहा है प्लेटों के बीच का विभवांतर बताइए। सेम क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे QE बराबर Mg लगा देंगे और QE की जगह रख देंगे V/D बराबर Mg। यहाँ पर चूंकि G का मान नहीं दिया हुआ है तो G का मान आप 9.8 रखेंगे। क्वेश्चन में दिया है G का मान यदि 10 तो आप 10 रख सकते हैं, अन्यथा G की वैल्यू जो है 9.8 मीटर/सेकंड² रख लेना। Q का मान दिया हुआ है और D डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो हम दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी V की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार आपका 35 नंबर वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसके बाद वाले न्यूमेरिकल काफी अच्छे हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देके समझना। ठीक, और फिर उसके बाद वाले तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है 36, कह रहा है एक छोटा गोला है जिसका भार, देखो भार जो होता है Mg एक बल होता है, भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल है, तो भार का मात्रक न्यूटन ही होता है, कंफ्यूज मत होना। तो देखिए एक गोला है और कह रहा है गोले का भार दिया है। अब हमने लिख लिया भार, गोले का भार जो है Mg लिख लिया सीधे। ये हमें Mg दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻³ कह रहा है ये आपका गोला 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। एक रेशम का धागा है, ठीक है, इस धागे की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, और इसकी सहायता से ये गोला लटका दिया गया है। इसकी सहायता से ये गोला लटकाया गया है। फिर आगे कह रहा है कि और एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब अभी आप देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में मान लीजिए इधर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है वो इधर है, इस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E। फिर क्या कह रहा है कि जब इस पर 6 × 10⁻⁻9 कूलम का आवेश रखा जाता है, मतलब इस गोले पर जब इस पर 6 × 10⁻9 कूलम का आवेश आता है, 6 × 10⁻9 कूलम का आवेश आता है, ठीक, और ये आवेश की मात्रा गोले पर है। अब चूंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया, हम पॉजिटिव ही माने ले रहे हैं, तो यदि इस पर पॉजिटिव आवेश होगा तो हम जानते हैं हमेशा पॉजिटिव आवेशित कण पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक धनात्मक प्लेट, एक ऋणात्मक प्लेट, तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किधर हुआ, वैद्युत क्षेत्र ये हुआ, ठीक, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लेट द्वारा ये गोला प्रतिकर्षित होगा और माइनस प्लेट द्वारा ये गोला
आकर्षित होगा। तो ये गोला जब इससे प्रतिकर्षित से आकर्षित होगा तो इस पर एक क्यूई बल लगेगा। ठीक, इस पर चार्ज क्यू एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में है, तो इस पर एक बल लगेगा क्यूई, किधर की ओर, उधर की ओर। तो ये गोला तुरंत उधर हट जाएगा। जैसे इस पर मान लीजिए कोई वस्तु किसी दृढ़ आधार से लटकी हुई है और उस पर अचानक बल उधर लगे तो वस्तु उधर विस्थापित हो जाएगी। तो कह रहा है जब इतना आवेश दिया गया तो धागा ऊर्ध्वाधर से 30 का कोण बनाने लगा। मतलब यही धागा जो था जैसे ही हमने आवेश दिया तो 30 का कोण, ये समझ लीजिए क्यों बनाया उसने 30 का कोण इसलिए बनाया क्योंकि तुरंत इस पर इधर की ओर एक बल लगा, क्यूई बल। क्यूई बल के कारण ये आपका इधर विस्थापित हो गया। ठीक है, क्यूई बल लगा उधर की ओर, F इक्वल टू क्यूई बल लगा किधर की ओर, इधर की ओर, और गोला हमारा उधर हट गया। ठीक, तो ऊपर धागा प्रारंभिक स्थिति ऐसे लटका था, जैसे इस पर आवेश क्यू आया उस पर क्यूई बल लगा, ये थोड़ा उधर हट गया क्यूई बल के कारण, तो ये ऊर्ध्वाधर से 30 का कोण बनाने लगा। तो हमसे पूछा गया है उस विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करो, मतलब ई का मान हमें कैलकुलेट करना है। ई कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें इसे लटकाया जाता है। हमें इस विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। ठीक, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हम जानते हैं जब ये गोला इस वाली स्थिति में जाएगा तो इसका भार किधर लगेगा, इसका भार mg लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, इसका भार mg लगेगा नीचे की ओर। और देखिए इस गोले, ये जिस धागे से गोला लटकाया गया है उस गोले में जब इस स्थिति में होगा तो कुछ ना कुछ तनाव तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तनाव होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तनाव अवश्य होगा। या फिर ये जो हमारा बाहर निकला है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लें, इस लाइन को आगे ले लें। ठीक है, तो ये भी कोण 30 डिग्री बनेगा। अब इस भार के दो घटक कर सकते हैं, एक इधर कर सकते हैं mg cos 30 और एक इस भार mg का घटक इधर आएगा mg sin 30। ठीक है, mg cos 30 होगा इसके लंबवत, मतलब इसके अनुदिश, और mg sin 30 इस प्रकार से होगा। ठीक, मतलब mg sin 30 घटक ऐसे हैं और क्यूई बल किधर लगा, उधर की ओर लगा। ध्यान देते रहना, घटक mg cos 30 तो तनाव को संतुलित करेगा, वो तो छूट गया, लेकिन mg sin 30 किधर लग रहा है, हमारी तरफ, और क्यूई किधर लग रहा है, उधर की ओर। और फिर भी 30 डिग्री पर क्यों रुका, क्योंकि जो इसका घटक mg sin 30 है वो वैद्युत बल क्यूई को संतुलित कर लिया है इसने। ठीक, और जब वैद्युत बल क्यूई mg sin 30 से संतुलित हो जाएगा तो ये यहीं पर रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु है इस प्रकार से, ठीक, और इस पर एक निश्चित बल लगे, ये ऐसे हो जाए। ये ऐसे क्यों रुकी, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स जो है, एक जो हमने लगाया था वो उधर लगा था और कोई ना कोई फोर्स इस पर इधर की ओर अवश्य कार्यरत है, और दोनों ये फोर्स एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, इसलिए ये बन गया। ठीक, ये गोला यहीं पर क्यों रुका, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो इस पर वैद्युत बल लगा है वो इसके भार mg के घटक mg sin 30 द्वारा संतुलित कर दिया गया और ये रुक गया। तो क्या आएगा, चित्र के अनुसार अगर संतुलन पर जाएं तो संतुलन पर आपका घटक mg sin 30 बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है। mg का मान हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻³ sin 30 का मान 1/2 और चार्ज का मान भी दिया है 6 × 10⁻⁹ कूलाम और E कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक, क्या आ जाएगा, 6 को नीचे ले जाएंगे, 10⁻³ को 9 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, देखिए। और इसमें देखो ध्यान देना कि हमें दिया गया है 6 × 10⁻⁹ कूलाम और ये दूरी भी दी गई। देखिए ये दूरी आपकी कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आप इसको जब हल कर रहे हैं
तो आपकी ई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको भाई कर रहे हैं, देखिए तनाव T, हमने तनाव क्या माना है T, और इसका भार यहां पर लगेगा mg ऊर्ध्वाधर नीचे की, ठीक है। और इस पर QE बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो ये हो गया इस पर QE बल। अब आपका जो तनाव T था ये ले रहे हैं, ये भी कोण 30 बनेगा। तो तनाव T के दो घटक होंगे, एक इधर होगा T cos 30 और दूसरा घटक इधर होगा T sin 30, ठीक है। देखिए फिर से कि जब वैद्युत बल के प्रभाव से ये हमारा पिंड विस्थापित होगा और ये धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाएगा, उस समय इस पर डोरी में जो भी या इस धागे में जो तनाव होगा उसके हम दो घटक करेंगे। एक घटक T cos 30 इसके भार को संतुलित कर लेगा और एक घटक T sin 30 वैद्युत बल QE को संतुलित कर लेगा। तो देखिए संतुलन पर आपका क्या आ जाएगा, संतुलन पर T cos 30 इक्वल टू आ जाएगा mg, ठीक है, और T sin 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा QE। इसको एक डाल लो, इसको दो डाल लो, समीकरण 2 में 1 से डिवाइड कर लो, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो T sin 30 ऊपर T cos 30 नीचे, T से T कट जाएगा, ये बन जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा ऊपर QE अपान में क्या आएगा mg। इसके बाद tan 30 का मान रख देंगे 1/√3, ये इक्वल टू क्या आएगा Q का मान कितना है 6 × 10⁻⁻9 इंटू E, और पूरे mg का मान दिया है 5 × 10⁻−3, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से E निकालें तो इक्वल टू क्या आएगा 5 × 10⁻−3, ये ऊपर चला जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा 6√3 10⁻−9, यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए -3 -9 6 पावर बचेंगे माइनस की, इनको ऊपर भेज देंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 × 10⁻6। नीचे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो आपका √3 रहेगा जिसकी वैल्यू है 1.732, नीचे √3 से गुणा होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 × 6 = 10, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10 और 5 × 3 कितना होगा 15, 1 16, 5 से 35 होगा और 36 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा 8.660 अपान में क्या आ जाएगा 80 × 10⁻6। यहाँ से क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 86.60 अपान में 10⁻5 हो जाएगा, एक पावर ले ली क्वांटिटी इसका दिया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 18 4 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 14 बचेगा, और ये आपका होगा 6 तो 8 बार चला जाएगा, 4.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए बात ये थी, यदि हम mg sin 30 घटक लेते हैं तो बिल्कुल इसके इक्वलेंट नहीं आता। देखिए हमारा QE बल क्षैतिज दिशा में लगता है पिंड पर हमेशा, और जो mg sin 30 निकलता वो आपका 1 mg cos 30 ऐसे निकाल लेते, mg sin 30 ऐसे आ रहा था और QE आपका इधर जा रहा था, तो mg sin 30 और QE को हम एक दूसरे के इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो जिस समय ये हमारा पिंड ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर होगा उस समय जो धागे का तनाव होगा, तनाव T के दो घटक कर लेंगे, एक T cos 30 एक T sin 30। अब T sin 30 आप चित्र के अनुसार देखिए QE को संतुलित कर लेगा और T cos 30 भार को संतुलित कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, डिवाइड करके आप E का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद 38 नंबर का न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ 1 ग्राम द्रव्यमान का एक धनावेशित कण है। ये चित्र में भी स्थिति इसमें दिखाई गई है कि 1 ग्राम द्रव्यमान का एक धनावेशित कण है। 1 ग्राम को आप किलोग्राम बना लें, 10⁻³ किलोग्राम। कह रहा है 40 सेंटीमीटर लंबे धागे द्वारा 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार एक दीवार के सहारे लटकाया गया है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है
और ये भी कह रहा है कि ये जो कण है ये धनात्मक आवेश वाला है और इस पर F बल इधर की ओर लगा है। तो F बल इधर लगने का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक, क्योंकि धनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल आरोपित होता है। फिर कह रहा है संतुलन की स्थिति में कण दीवार से 24 सेंटीमीटर दूर है और हमसे पूछा गया है कि कण पर आवेश कितना होगा। कण पर चार्ज की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कण पर आवेश कितना होगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। और कह रहे हैं इस पर चार्ज की वैल्यू ज्ञात करो, इस पर कितना आवेश निकल कर आएगा। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे कि ये इसका तनाव लग रहा है, ठीक है, ये कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। अगर ये कोण हमारा थीटा बन रहा है तो ये भी कोण कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। अब हम तनाव T के दो घटक फिर से कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन कि तनाव T के दो घटक यहाँ पर भी हमें लेने हैं, लेकिन वो किस प्रकार से ले कि हमारा सवाल हल हो जाए। भाई कुछ ऐसी स्थिति बना ले कि जिसमें Q आ रहा हो, E आ रहा हो, तो ये तो हम जान गए जो ये F होगा, ये F किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा, ठीक है। अब इस F बराबर QE इधर लग रहा है तो एक ऐसा फोर्स अवश्य आना चाहिए जो इस डायरेक्शन में कार्य करे, ठीक है भाई, एक फोर्स ऐसा अवश्य आना चाहिए जो QE के अपोजिट कार्य करे और एक फोर्स आना चाहिए जो इसके भार को संतुलित कर ले। तो देखिए मान लीजिए ये कोण, ध्यान देना सभी लोग, ये कोण हमारा अल्फा है, ठीक, ये थीटा दिया था और इस कोण को हमने क्या मान लिया, अल्फा। अब तनाव T के दो घटक हो सकते हैं, एक इधर क्या होगा T cos अल्फा और एक ऊपर की ओर क्या होगा T sin अल्फा। आप ध्यान देते हैं कि संतुलन पर हमारा कौन किसके बराबर आ रहा है, देखिए संतुलन पर T sin अल्फा mg के बराबर है और संतुलन पर F बराबर QE T cos अल्फा के बराबर है। तो संतुलन पर T sin अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, mg, ठीक है, और T cos अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, T cos अल्फा इक्वल टू आएगा QE। दो इक्वेशन बन गई, एक दो। ऐसा करते हैं इसको tan अल्फा बना लें, तो tan अल्फा इसको कैसे बना सकते हैं, भाग कर दीजिए, 1/2 कर दें, 1/2 यदि आप करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, mg/QE, ठीक है, tan अल्फा बराबर आ जाएगा mg/QE और tan अल्फा इक्वल टू mg/QE आएगा, m हमें दिया गया है, g 9.8 रख लेंगे और q हमें ज्ञात करना है, e दिया गया है लेकिन अल्फा नहीं मालूम, ठीक। तो अल्फा कैसे ज्ञात कर ले, इस त्रिभुज को जरा ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में ये त्रिभुज एक तुम्हारा राइट ट्रायंगल है, ये कोण इसका समकोण बन रहा है और ऐसे ट्रायंगल में हम त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे tan अल्फा और tan अल्फा बराबर होता क्या है, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लेकिन समस्या हो गई कि लंब तो ये हो गया और आधार कौन है 24, तो लंब बटे आधार लंब तो बन गई, ठीक। तो क्या कर दें, तो ऐसा कर ले कि साइन अल्फा cos अल्फा निकाल ले। ये तो मालूम है कि साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा आपका होता है कि लंब बटे कर्ण, फिर भी हमें लंब की आवश्यकता है, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल से ये हम डिस्टेंस निकालें, ये कितनी आएगी, तो देखो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर ये इतनी लंबाई हम कैलकुलेट कर लें तो लंब बटे आधार से काम चल जाएगा, ठीक, लंब बटे आधार कर देंगे तो आपका tan अल्फा निकल आएगा। तो देखिए इस त्रिभुज में आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये 1600 आएगा और 24 का गुणा होगा 576 बराबर क्या आ जाएगा
लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस कर दें, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कितना 15, 15 से 5 जाएगा 10, बराबर क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक, अब 1024 आपका होता है 32 का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर। 32 का वर्ग 1024 होता है, क्या निकल कर आ जाएगा लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब आप बहुत आसानी से tan अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा के लिए क्या लगा देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, tan अल्फा हो जाएगा लंब बटे आधार। आप सबको निकल सकता है, sin अल्फा cos अल्फा भी आ सकता है। बताइए लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब आपने निकाला 32, आधार कितना है 24, 32 बटे 24 आया, 8 चौको 32, 8 तिया 24, tan अल्फा हो गया 4 बटे 3। अब यहाँ क्या है tan अल्फा का मान क्या रख लें 4 बटे 3, m का मान 10 की पावर -3, b का मान 9.8 बटे में q, और e का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 की पावर 4। हमें क्या निकालना है q, तो q इधर ले आए, बाकी सब उधर भेज दें, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 × 9.8। ठीक है, 10 की पावर -7, ये 3 इधर भेज दिया, और नीचे देखो q इधर लाए, 4 इधर भेज देंगे, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। क्या हल करने पर आएगा, देखिए 2 से इसको काट दो 2 बार, 2 से इसको 4.9 बार, 3 से गुणा कर लो, 3 9 का 27, 3 4 जा 12, 2 14 अपन में 4 2 जा 8, 10 की पावर -7, q इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, कितना बचा 6, 67, 8 8 जा 64 -7 पूरा। तो इस प्रकार आप इस कण पर आवेश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चाहो तो थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर 8 8 का 64 होगा, 3 बचेगा 30, लगभग 4 बात हो जाएंगे, तो 1.84 भी लिख सकते हैं इन सब की। तो देखिए इस सवाल में आपका t sin अल्फा कौन संतुलित कर रहा है mg, q को संतुलित कर रहा है t cos अल्फा, दोनों बराबर कर लिए, भाग कर दिया। हमें ये बात नहीं मालूम थी, तो ये बात हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। देखिए आपने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा होगा, U इक्वल टू 1/4πε0, U इक्वल टू पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2/R। यदि Q1 Q2 दो चार्ज हैं और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। इसमें आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सीखना है। ठीक है, आपका एक न्यूमेरिकल दिया है इसमें 43, कह रहा है दो समान आवेश हैं प्लस क्यू, दो आवेश हैं समान आवेश, कितने कितने प्लस क्यू, और ये कह रहा है एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, दो समान आवेश हैं प्लस क्यू, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और फिर क्या कह रहा है कि एक तीसरा आवेश है -2q। ठीक है, एक तीसरा आवेश -2q, इन दोनों आवेशों के बिल्कुल बीचों बीच में रखा जाता है, बीचों बीच बिल्कुल मध्य बिंदु पर रखा जाता है। -2q आवेश यहां पर रखा गया है, तो मध्य बिंदु पर अगर ये -2q आवेश रखा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई a। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो कह रहा है इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हम जानते हैं अगर Q1 Q2 आवेश r डिस्टेंस पर रखे हों तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये होता है। अब यहां पर हमारे पास एक तो हमारे पास q -2q a दूरी पर है, दूसरा -2q + q a दूरी पर है, तीसरा +q भी 2a दूरी पर है, तो निकाय से कितने हो गए 3। ठीक, एक किसका +q -2q का, दूसरा -2q + q का, तीसरा +q का। अब हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेनी है, तो क्या आएगा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू मान लीजिए U1
प्लस U2 प्लस U3। देखो U1 किसकी, इसकी, U1 है इसकी और इसकी, U2 इसकी और U3 इस पूरी की, ठीक है, U3। तो U1 निकालेंगे 1/4πε0, Q1 का मान Q रखेंगे और Q2 का मान -2Q रखेंगे, क्योंकि वैद्युत स्थिर ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है। अपान में डिस्टेंस क्या रख देंगे इसके बीच की, a। फिर इसकी निकालें 1/4πε0, 1/4πε0 क्या आ जाएगा, Q1 हो गया -2Q, Q2 हो गया Q, अपान में डिस्टेंस इनके बीच की a। फिर क्या करेंगे 1/4πε0, तीसरा निकाय Q का है तो Q1 हो गया Q, Q2 भी Q, अपान में दूरी कितनी, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 2। ठीक, क्या निकल कर आएगा, देखिए 1/4πε0, ठीक है। देखो ध्यान देना, Q² कॉमन है, अपान ए कॉमन है, बचा क्या, यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर बचा -2, वहां पर बचा 1/2, नीचे को बचा। अब इसको सही कर लें तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q² अपान ए, -2 के 4, 1/2 जुड़ा मतलब घट गया, तो बचा यहाँ पर कितना -4, 2 × 8, -8 + 1 -7, तो ये बचेगा -7/2। इसको लिख सकते हैं -1/4πε0 7Q² अपान में क्या रख देंगे 2, ठीक है। इस प्रकार हमारे इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए अब आपको हम बताते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन में कह दे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर -e आवेश, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो Q1 की जगह रखेंगे -e और Q2 की जगह भी -e, और बीच की डिस्टेंस यहाँ पर दी होगी, एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर जैसे भी दी हो आपको मीटर में रखनी है। सूत्र क्या लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, ठीक, जो कि आपका न्यूमेरिकल नंबर कुछ 40 नंबर इसी प्रकार से है। वहां पर आपके 2 प्रोटॉनों के बीच की डिस्टेंस दी है, 2 प्रोटॉनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो प्रोटॉन पर प्लस ही आवेश होता है, प्लस रखेंगे, इस पे ऊर्जा कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार कभी कह सकता है क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर -e आवेश, प्रोटॉन पर +e आवेश, ये Q1 चार्ज हो गया और ये क्या हो गया Q2 चार्ज, तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बचाओ। तो देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन हल करते समय आपको जो Q1 Q2 के मान रखने हैं वो चिन्ह सहित रखने हैं, ठीक, चिन्ह सहित रखेंगे, प्लस माइनस जो भी आ रहा हो, देखो यहाँ पर जैसे माइनस का ही निकला, ठीक, देखो दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे तब तो प्लस की निकलेगी, दोनों निगेटिव होंगे तब भी प्लस की निकलेगी, लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा यदि चार्ज हमारे पास, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक निकलेगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी निकल कर आती है ऋणात्मक, ठीक है। इसके बाद आपका एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारे पास दिए गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सभी लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का 44 है, ठीक है। 44 नंबर न्यूमेरिकल दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन 10⁶ मीटर/सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया जिस पर हम जानते हैं -e चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, और एक ये इलेक्ट्रॉन है इस पर भी कितना चार्ज है -e चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं 10⁶ मीटर/सेकंड के वेग से, और ये भी चल रहा है 10⁶ मीटर/सेकंड के वेग से। तो कह रहे हैं वे एक दूसरे के कितना निकट पहुंच सकते हैं, वे एक दूसरे के कितना समीप आ सकते हैं, पूछ रहा है समीप आ सकते हैं, ऐसा क्यों, देखिए मेरी बात पर गौर करो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पर निगेटिव चार्ज है, और जब ये एक दूसरे की ओर बहुत तेज आएंगे तो इनके भी रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनकी जो ऊर्जा होगी वो कार्य करने में खत्म होती जाएगी, ठीक। आज जैसे मान लीजिए 2 लोग हों और एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, और
ऐसा हो कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि दूर दूर करने वाला बल लग रहा हो या उन्हें कोई पीछे से खींच रहा हो, वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो कार्य करने में खर्च होगी। तो देखिए अब मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से न्यूनतम r दूरी पर आ सकते हैं, इतनी, ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आ सकते हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस, बस इससे ज्यादा निकट नहीं आ सकते, ठीक। तो पूछ रहा है कितना कम से कम दूरी पर आ सकते हैं, कितना समीप आ सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे। देखो इस इलेक्ट्रॉन का वेग v, इस इलेक्ट्रॉन का वेग v, इसका द्रव्यमान मालूम, ठीक, m = 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ½mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक। और दोनों ऊर्जा लेकर आ रहे हैं और जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा है, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो रही है, ठीक। इनको बल जो लग रहा है इनको दूर करने वाला है, लेकिन ये गतिज ऊर्जा के कारण इधर बढ़ते जा रहे हैं, और जब इनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे सारी गतिज ऊर्जा कार्य करने में खर्च हो जाएगी प्रतिकर्षण के विरुद्ध, तो ये वहीं पर रुकते हैं। ये कब रुक गए? जब इनकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा कार्य करने में विरुद्ध हुई। लेकिन वो गतिज ऊर्जा फिर गई कहाँ? तो देखो आपने पढ़ा है, अगर हम दो आवेशों को बहुत अधिक दूरी से अनंत दूरी से लाए और उनको एक निश्चित दूरी पर रख दें तो हमें जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य वैद्युत स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा में कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाएगा, ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगा दे, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कुल गतिज ऊर्जा, तो पहले की ½ mv², दूसरे की ½ mv², m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v दिया हुआ है, वो बन जाएगी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत स्थिर ऊर्जा, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? 1/4πε0 q1 - e q2 - e अपॉन r डिस्टेंस ही हमसे पूछी गई। हमने मान लिया है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से न्यूनतम, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के न्यूनतम r दूरी पर आ सकते हैं, एक दूसरे के समीप r डिस्टेंस तक। तो उस r डिस्टेंस पर क्या हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा में बदल गई और ये दोनों रुक गए, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 2 दुगना हो जाएगा ½ mv² का, 2 बार है ½ mv², और इधर क्या निकल कर आएगा 1/4πε0, और क्या आएगा e² प्लस का हो जाएगा, बाद में दूरी कितनी आएगी r, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 10⁻³ वेग का वर्ग कर देंगे 10⁻12 मिल जाएगा। इधर क्या आएगा 9 × 10⁹, ठीक है। ई का मान रख देंगे, 1.6 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 2.56 × 10⁻38 अपान में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी r, ठीक। अब अगर चाहूं तो थोड़ा सरल कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये 9 × 10⁻31 रख ले, तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर कितनी पावर बचेगी 10⁻⁻19 बचेगी। इधर कितनी रह जाएगी 2.56 10⁻29 अपान में r 1929, तो r इक्वल टू बचेगा 2.56 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कितना समीप आ सकते हैं। ये याद रखना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे निकाय की गतिज ऊर्जा घटेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा घटती जाएगी और वो किसमें बदलती जाएगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके बीच की दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना समीप आ सकते हैं बता सकते हैं। और इसमें जो आपके न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं वो हल करते रहना, जो नहीं हो रहे हैं वो पूछ लेना, ठीक।
आगे हो सकता है कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट किएगा।